Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear girls. How are you? I hope all of you are well at your homes and you will be studying. You have started studying at your homes. This is your lecture number 3, Respiration. I'm your biology instructor, Mrs. Sadia Qazi. The objectives of today's lecture are control of breathing, respiratory pigments, hemoglobin, myoglobin, respiratory disorders, and we shall do exercise. So let's start with control of breathing. Normally, we inhale and exhale involuntarily. Involuntary breathing is controlled by medulla of brain. There are inspiratory center. The ventral portion of medulla is inspiratory center, and its dorsal and lateral side inhibit inspiration and stimulate expiration. So it is expiratory center. So medulla have two centers, inspiratory center and expiratory center. The ventral portion of medulla is inspiratory, while the dorsal top and lateral sidewise is expiratory center. सो दिस इज़ अनकॉन्शियस ब्रीदिंग. हम अपनी ब्रीदिंग से कॉन्शियस भी नहीं होते, दिन रात हम सांस लेते हैं, एंड दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला. हाउएवर सम पीपल हैव कंट्रोल्ड ब्रीदिंग. लाइक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से मेरा मतलब है कुछ देर के लिए वो सांस रोक सकते हैं. डिपेंड करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं कितना सांस रोक लें. दैट इज़ कॉन्शियस कंट्रोल. हमें डॉक्टर कहते हैं जी इनहेल करें, डीपली इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं. दैट कॉन्शियस कंट्रोल इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. याद रखें, मेड्यूला हाइंड ब्रेन में होता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. However, emotionally, when the respiration is affected emotionally, जैसे excitement में, happiness में, fear में, the rate of respiration may increase or decrease. That is controlled by the limbic system. Limbic system, we shall study limbic system in detail in the chapter in which we study brain. So let's move forward. Respiratory pigments. Pigment is any colored molecule. All respiratory pigments are colored molecules which act as oxygen carriers by binding reversibly with oxygen. All known respiratory pigments contain a a colored non-protein portion called heme. देखें, नाम से पता, जैसे हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया. ये जो उसकी चेन्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और उसके साथ ये रेड कलर की प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है. दिस दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉन प्रोटीन और इसके साथ एसोसिएटेड है आयरन. दरमियान में क्या है? आयरन. ये प्रोटीन है, ये नॉन प्रोटीन है, और नॉन प्रोटीन पोर्शन में क्या है? आयरन. दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज़ हीम ग्रुप. टू वेल नोन जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वन इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन. हीमोग्लोबिन के अब नाम से पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें हैं. एक है ग्लोबिन पार्ट. ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये जो हीम ग्रुप है दैट इज नॉन प्रोटीन. तो दो हैं, एक हीम पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन ग्लोबिन पार्ट है. तो इसमें 4 प्रोटीन चेन्स हैं, ईच एसोसिएटेड विद वन हीम एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप 1 2 3 एंड 4. अगर ये 4 आयरन हैं, 4 हीम हैं और हर हीम के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होता है, तो दैट मीन्स वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये रिवर्सिबल बाइंडिंग एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे लंग्स में होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन travels by blood and reaches the tissues where oxygen is needed. ऑक्सीजन नीडेड है, इसका क्या मतलब है? नीड का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाती है, ऑक्सीजन उतर जाती है. यानी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन रिवर्सिबल है. हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की होगी तो अटैचमेंट होगी ऑक्सीजन के साथ, और लो कंसंट्रेशन होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उतर जाएगा. Next we have is myoglobin. Myoglobin has only one polypeptide chain, unlike hemoglobin. Hemoglobin में 4 polypeptide chains हैं और इसमें 1 है with iron containing ring structure. This iron can bind with one molecule of oxygen. It is found in skeletal muscles. That is why meat appears red. याद रखिए, myoglobin has high oxygen affinity as compared to hemoglobin. इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ. It serves as intermediate compound. Intermediate compound for transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic processes of muscle cell.
चूंकि इसकी अफिनिटी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर कम हो भी इसका ऑक्सीजन का, तब भी ये नहीं उतरता अनलेस के पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन सारा एग्जॉस्ट हो जाए। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन चेन। इसके साथ हमें ये जो नज़र आ रहा है इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट है। वी शैल स्टडी दिस टेबल। दिस टेबल इन योर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको आ जाए तो तकरीबन सारा आर्टिकल आपको जहन नशीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन. Hemoglobin, as I have told you, 4 polypeptide chain. Myoglobin only 1 polypeptide chain. Each molecule have 4 iron containing heme groups. और myoglobin में one polypeptide, एक ही polypeptide होती है, and each possess one iron containing heme group. One hemoglobin 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकती है, और मायोग्लोबिन एक के साथ एक पॉलीपेप्टाइड, एक आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, इसीलिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन, एज वी ऑलरेडी नो, इट इज फाउंड इन आरबीसीज, while myoglobin is found in muscle cells. The function of hemoglobin is to transport oxygen, while the function of myoglobin is to store oxygen. How to store oxygen, that we shall see. अब देखिए, फिर इधर लिखा है less affinity with oxygen as compared to myoglobin. It has high affinity with oxygen. यानी it loses oxygen, hemoglobin, when it is in the form of oxyhemoglobin. It releases oxygen at partial pressure 60 mmHg. जब ये 60 mmHg होता है तो ऑक्सीजन इसके साथ से डिटैच हो जाती है। ध्यान में रखें कि पार्शियल प्रेशर इज एज लो एज 60 mm, तो उस वक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाती है और ऑक्सीजन उतार देती है। लेकिन चूंकि इसने टाइटली बाइंड किया हुआ है मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को, इसकी हाई अफिनिटी है, ये अपना ऑक्सीजन 60 mm पे नहीं डिटैच करता, बल्कि जब सारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फारग हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सारा रिजर्व एग्जॉस्ट हो जाता है, उस वक्त जिस वक्त पार्शियल प्रेशर 20 mmHg होता है, तो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू मसल सेल्स। ठीक है, फिर ध्यान में रखें 60 mm पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती है, और उससे भी नीचे उतर के 20 mmHg पे मायोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। So that is all about hemoglobin and myoglobin. Moving forward to respiratory disorders. What are respiratory disorders और कैसे ये होते हैं? देखिए, हालांकि कुदरत ने nature has provided us with many defense mechanism कि the harmful particles may not enter into lungs. Hair around nostrils, mucus lining in the nose and pharynx, the cilia which are propellers and mucus and debris. ये अगर if they fail और ये अगर फेल हो जाएं और कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया या किसी और वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फर्स्ट वी हैव डिसऑर्डर्स ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें एग्जांपल जो हमारे बुक में है दैट इज साइनोसाइटिस। व्हाट आर साइनसेस? साइनसेस आर होल्स इन द स्कल बिटवीन, अब यहाँ भी ये भी क्लियर है, साइनसेस आर द होल इन द स्कल between facial bones. Sinuses are holes in the skull. अब इधर ये फिगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्मल साइनसेस हैं विच आर वेरी क्लियर, लेकिन इफ़ दीज साइनसेस आर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो म्यूकस लाइनिंग की, तो साइनस जो है म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है और साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। सिंस द साइनसेस आर ब्लॉक्ड, इस वजह से सम टाइम इस एरिया में पेन फील होता है, आँखों के ऊपर तकलीफ होती है, फीवर होता है, और समझ आ जाती है कि जी ये साइनोसाइटिस हो गया है। साइनोसाइटिस की कॉजेज़ क्या हैं? साइनोसाइटिस इज जनरली कॉज्ड बाय कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। इसके अलावा और भी हैं, जैसे टूथ इन्फेक्शन है, वायरस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं, देयर आर सर्टन एलर्जीज, ओवर क्राउडिंग, डस्ट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ऑल आर द कॉजेज ऑफ साइनोसाइटिस। सिम्टम्स पेन एंड टेंडरनेस इन द फेस। ये चूंकि इफ़ दे आर, ये अब कवर हो गए, भर गए, ये तो हमें नॉर्मल नज़र आ रहे हैं जो खाली है, और ये म्यूकस से भर गए हैं, तो पेन एंड टेंडरनेस इन द फेस। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर का क्या मतलब है? फीवर, रनी नोज विद येलोइश और ग्रीनिश म्यूकस, नेजल
स्टफीनेस, नाक बंद हो जाना। ध्यान में रखिए कि साइनोसाइटिस की जो एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, द सिम्टम्स में लास्ट अप टू 2 to 8 weeks, while in chronic cases symptoms last much longer. If it is bacterial, वायरस अगर हो तो टाइम लेता है. If it is bacterial, the antibiotics are given या सल्फर ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड. कई दफ़ा जो एलर्जीज की वजह से या टूथ इन्फेक्शन है, ये भर गए हैं, तकलीफ है, द फिजिशियन may prescribe nebulization. Nebulization, as you know, is steam inhalation, which is very useful in reducing inflammation in sinuses and nose and accelerated recovery. So sinusitis is the disorder of upper respiratory tract. Here is example. ये सामने एक फिगर है जो आपको और क्लियर हो जाएगा. Second we have our lower respiratory tract disorders. इसमें है जी हमारे पास pulmonary tuberculosis. Pulmonary, the word refer to lungs. Tuberculosis बहुत सी होती हैं. For example, intestine की tuberculosis भी होती है, bones की भी होती है, लेकिन चूंकि we are doing respiration तो इसलिए we shall restrict ourselves onto the pulmonary tuberculosis. So it's very contagious chronic bacterial infection. इस cause क्या है जी? इसका main cause जो है इसका बैक्टीरिया है, बैसिलस है. बैसिलस बैक्टीरिया कौन सा होता है? दैट इज रॉड शेप. तो ये बैसिलस बैक्टीरिया क्या होगा? रॉड शेप बैक्टीरिया है. बुक में नाम लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. So when the people have pulmonary tuberculosis, the alveoli burst and are replaced by inelastic connective tissue. अब ये alveoli burst हो गए, inelastic connective tissue है. अब ये एक फॉरेन सी चीज़ है लंग के लिए, इसलिए लंग इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव सा टिश्यू बिल्डअप करता है इस बेसिलाई के को कवर करने के लिए. As this tiny capsule is called tubercle. However, the tubercles can rupture, releasing many bacteria that infect other parts of the lungs. What might be the symptoms? Chest pain, coughing up blood, a productive prolonged cough, स्किन में नाइट स्वेट्स हैं और पेलर है, एपिटाइट लॉस है, फटीग है, बुक में भी लिखा हुआ है जी. लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर यूजुअली इन द इवनिंग, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट, malaise, depression, weakness and dry cough with sputum, dull ache in the chest due to pleurisy. Pleurisy is inflammation of pleura of lung. Pleura are membranes. Treatment: taking medicines for 9 months regularly can cure TB disease. This is called daily observed treatment short course, DOTS. Treatment is given to patients under supervision to ensure the medicine intake completely cures the पेशेंट. ये मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मैं बुक से भी इसमें पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतना कोई ख़ास इसमें इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं. Moving forward to disorders of lungs. There are many disorders of lungs. Emphysema and lung cancers are two common examples of disorders of lung. जिसमें डिटेल में हमारी बुक में है lung cancer. Lung cancer is malignant. Malignant cancer आपको समझ आती है कौन सा होता है? Which is metastatic. Metastatic का मतलब है it can travel from its point of origin to other organs as well, और वहाँ ये फैल जाता है. A malignant tumor may develop due to uncontrolled cell division. ज़ाहिर है हमें पता तो है, लेकिन जहन में रखें कि कैंसर सेल्स आर बॉडी सेल्स विच आर अनडिफ्रेंशिएटेड वेरी रैपिडली डिवाइडिंग, और उनका बस काम कुछ नहीं होता, बस बॉडी की तबाही ही होता है. कॉज ऑफ द लंग कैंसर, सबसे जो बड़ी कॉज है दैट इज स्मोकिंग, टबैको स्मोक, बिकॉज इट कंटेन्स मैनी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज विच आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. Carcinogens are cancer causing substances. In addition to this, asbestos, arsenic, radiations like gamma and X-rays, the sun, and compounds in car exhaust fumes are all examples of कार्सिनोजेंस. अब ये एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, ये किधर से आता है? जो लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ ये कंपाउंड्स मौजूद हैं इनहेल करने से. सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर: थिकनिंग एंड कैलसिंग. सबसे बड़ा इसका वो है, द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड कैलसिंग, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई. जब ब्रोंकाई में ओवर ग्रोथ हो रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. देन देयर इज लॉस ऑफ सीलिया, दैट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स. द ट्यूमर में ग्रो अंटिल ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर टू लंग. ट्रीटमेंट इसकी क्या है? टू रिमूव द पार्ट ऑफ द लंग, न्यूमोनेक्टमी है. That और इसके अलावा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर ऑल्सो administered. So this is the example जिसमें the tumors, large tumors can be seen in the lungs.
Next is effect of smoking, or rather easy article. The effect of smoking on respiratory system are सबसे पहले तो 87% जो smoking है 87% cause है lung cancer का. इसके अलावा cigarette smoking is also major cause of cancer of mouth, lungs and esophagus. Cigarette smoking causes other lung diseases, for example chronic bronchitis and emphysema. Cigarette smokes contain chemicals which irritate air passages in lungs, causing early morning cough. Smokers are likely to get pneumonia because damaged and destroyed cilia cannot protect lungs from bacteria and viruses that float in the air. Almost immediately, smoking can make it hard to breathe. Within short time, it worsens asthma and allergies. इससे ज़्यादा हो जाती हैं. एम्फीसीमा का दूसरी दफ़ा जिक्र आया है. ये एक तो स्मोकिंग इसमें और एक disorder of lung. Now, what is emphysema? We shall see here. Emphysema basically alveoli burst and fuse into enlarged air spaces. So function of alveoli क्या है कि जी increase surface area. तो जब एक छोटे छोटे जो alveoli हैं वो burst हो जाते हैं, एक ही बड़ा सा बन जाता है, तो इससे surface area for gas exchange is reduced. This disease is called emphysema. So concluding the chapter of respiration with effects of smoking, we shall move on to the exercise. The question number 1, review questions, select correct answers. आपके जो ये मैंने लिखा हुआ है ये correct options हैं. ये अपनी बुक पे आप इसको note down कर लें. Moving forward to question number 2, 3 and 4, that would be on page number 7, 5, 6, page number 8, question 7, page number 9, question हमारे पास आ गया 9. What is question number 9? Describe नहीं how the नहीं जी describe the structure and function of pleura. This is question number 8. Structure and function of pleura. Lungs of pleura, इसको मैंने लिखा हुआ है, आप खुद लिख लें, बुक में चूंकि ऐसा नहीं है. Lungs are lined with double layered thin membranous sacs called pleura. These membranes secrete lubricating fluid that allows their easy movement during breathing. ये प्लूरा का फंक्शन और स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन 9 का 9 11. What is question number 10? What is respiratory volume? Page number 10. इधर लिखने में मैं भूल गई. फिर सुन लीजिए. Question number 10, page number 10. Question number 11, page 13, 12, 13, page 15, 14, 17. Question number 15. What are the advantages of having millions of alveoli rather than a pair of a simple balloon-like lungs? So alveoli increase surface area of lungs. Question number 16 are simple definitions from book. Question number 17 का part A भी कर लेंगे, B भी कर लेंगे, C भी कर लेंगे और D part है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. जहन में रखें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो कर लेंगे. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वाइल हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन. आप इसी तरह लिखेंगे क्योंकि बुक में गलत बात लिखी हुई है. क्वेश्चन अगर शॉर्ट आ जाता है तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करके बताना है कार्बोक्सी है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, कार्ब एमाइनो है. नेक्स्ट आप कर लेंगे. एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में भी कोई खास मुश्किल बात नहीं है. मासो आइए कि क्वेश्चन नंबर 20 जिसके आगे मैंने ये डाले में है. ये इस डालने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आता नहीं है हमें. क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ट्रेकिया इन डिटेल. डिटेल क्वेश्चन के लिए हमारे पास बुक में जो अमाउंट है दैट इज़ वेरी शॉर्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इट इज़ नॉट लाइकली टू कम इन द एग्जाम एज सच. शॉर्ट में आ गया तो ट्रेकिया का आप लिख सकते हैं. So girls, with this we have come to end this chapter. So Bismillahirrahmanirrahim with new chapter which is homeostasis. होम्योस्टेसिस, आपको होम्योस्टेसिस का पता है ये है क्या चीज़. होम्योस्टेसिस बेसिकली इज कीपिंग द इंटरनल बॉडी कंडीशंस कांस्टेंट. Objectives of today's short lecture this is homeostasis की definitions देखेंगे, थोड़ा सा internal और external environment का differences check करेंगे. What are the mechanisms of homeostasis, how it operates, what are the components of homeostasis, what is the feedback mechanism and its type. Homeostasis is the process by which the body maintains a constant internal environment despite changes in external environment. एक definitions.
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और तीसरी डेफिनेशन जो किताब की है आपकी, दैट इज टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशन किस लिए? सच एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ये ना चेंज हो, टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शनिंग रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की या सेल की टेंडेंसी टू रेगुलेट इंटरनल कंडीशंस। Stable internal state that is kept in place is called dynamic equilibrium. The word homeostasis is taken from two words, Greek words. Homeos means similar and stasis mean standing still. यानी स्टैंडिंग स्टिल, एक ही जैसा कांस्टेंट एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को रखना, दैट इज होम्योस्टेसिस। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। अभी ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है, ठीक है, जैसे कोई मेरीन फिश है, सॉल्ट वाटर में रह रही है, कोई फ्रेश वाटर फिश है जहाँ सॉल्ट नहीं है वहाँ रह रही है, कोई लैंड एनिमल है। ये जो एनवायरनमेंट है वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, इट इज़ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द मीडियम सराउंडिंग द एन ऑर्गेनिज्म विद वेरियंग कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मरीन और फ्रेश वाटर। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सी है? वेयर द टिश्यूज लिव, ठीक है। टिश्यूज किस में रहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। कौन सा होता है? द फ्लूइड दैट्स अराउंड द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें ब्लड का प्लाज्मा भी मौजूद, ब्लड नहीं है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है जो कैपिलरी से ऊज आउट कर जाता है। लिम्फ है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज सराउंडिंग द टिश्यूज। Now is mechanism of homeostasis. Internal factors which are influenced by external environment are called variable. अब जब बहुत ठंड हो जाती है, हाथ ठंडे हो गए, ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये तब्दील हो सकता है बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स है तो टेम्परेचर बॉडी का है, लेकिन किसकी वजह से तब्दील हो रहा है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। इसी तरह वाटर है, बॉडी में वाटर कम हो गया है, ज़्यादा है, सल्यूट का कंपोजिशन क्या है? पसीने में ज़्यादा सल्यूट निकल तो नहीं गया, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गई, मतलब डायरिया हो गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर तो मूव नहीं कर गए। सो ये सल्यूट, वाटर, टेम्परेचर, दीज आर वेरिएबल। एक चीज़ होती है जी सेट पॉइंट। सेट पॉइंट वो है जो बॉडी का नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। इतना पानी बॉडी को ज़रूरत है, ये नॉर्मल है, मतलब एक बंदे में कितना होना चाहिए। टेम्परेचर नॉर्मल हमारा सबका क्या है? 37, दिस इज सेट पॉइंट। ये स्टोर्ड है, हमारी मेमोरी में है, आप कह सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। There are three main components main components of a physical control system, और इसी तरह होम्योस्टेसिस के भी, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। फिजिकल सिस्टम में कोई लैब है, या आपका गीज़र है, या आपकी इस्त्री है, या आपका ब्लोअर हीटर है। इस्त्री को देखें जी, वी सेट वाइल प्रेसिंग अवर क्लोथ्स, वी सेट द आयरन एट सर्टन पॉइंट, ठीक है। उस वक्त तक उसका वो जो लाइट है वो ऑन रहती है। इसका क्या मतलब है? कि इस्त्री गर्म हो रही है, हो रही है, हो रही है। जब एक ख़ास टेम्परेचर पहुंचता है तो वो अचानक से हमें बल्ब बंद नज़र आता है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमने सेट किया हुआ है वहाँ तक वो हीट पहुँच गई है, अब वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गई है, ठीक है। और क्या चीज़ शट डाउन हुई है? बेसिकली उसका इलेक्ट्रिकल कॉयल। इसी तरह गीज़र है, पानी जैसे ही ठंडा होता है वो उसका सेंसर है, वो फील कर लेता है कि जो रिसेप्टर है कि जी पानी ठंडा हो रहा है। कंट्रोल सेंटर में को ये जो उसका थर्मोस्टेट है वहाँ पे वो ऑपरेट करता है। ज़ाहिर थर्मोस्टेट हमने खुद सेट किया हुआ है, और वो बर्नर ऑन हो जाता है। बर्नर क्या है? इफेक्टर है, हीट जो है वो प्रोवाइड होती है, और द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिटर्न टू दैट वैल्यू जो हमने सेट की होती है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल सिस्टम। इसी तरह होम्योस्टेसिस भी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये वेरिएबल है इन होम्योस्टेसिस जो किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो गया है, बीमारी की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी वजह से। सो स्टिमुलस इज सेंस्ड बाय सर्टन रिसेप्टर्स, तो चेंज इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स जो है कोई एक इनकमिंग पाथ टू कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर एक एफरेंट पाथवे है जहाँ से रिसेप्टर मैसेज लेके, रिसेप्टर से मैसेज जा रहा है कंट्रोल सेंटर को, ये है एफरेंट। इनकमिंग जो पाथवे होता है दैट इज एफरेंट, और जो आउट गोइंग होता है, आउटपुट जो जहाँ से लाते हैं वो होता है इफरेंट पाथवे, दैट इज इफेक्टर। जाने वाला एफरेंट, निकलने वाला इफरेंट। तो इफेक्टर को
मैसेज जो भी आता है कंट्रोल सेंटर से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल सेंटर? कंट्रोल सेंटर एनालाइज एंड इंटीग्रेट के जी रिसेप्टर ने क्या मैसेज लाया है और इन बिल्ट स्टोर्ड क्या है। अगर कंट्रोल सेंटर को समझ आती है कि कुछ फ्लक्चुएशन हो गई है तो वाया इफेक्टर्स वो रिस्पॉन्स शो होता है अनटिल द वेरिएबल सेट द वेरिएबल का सेट पॉइंट जो है वो पहुंच जाता है। जब सेट पॉइंट पहुंचता है तो वो सारा फिर जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो शट डाउन हो जाता है। चलते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम्स। पहला इसमें आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर इज सेंसर, द स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन वेरिएबल एंड फीड्स इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर। स्टिमुलस फॉर एग्जांपल अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कौन सेंस करेगा? स्किन सेंसर करेगी। स्किन में क्या चीज़ है? इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल। सो रिसेप्टर इज अ स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन वेरिएबल एंड फीड इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर। Next is control center, structure that interprets, analyze input from receptors। ठीक है, वो इनपुट को वो एनालाइज करता है, इंटीग्रेट करता है और एक इनपुट को डेटा जो आया है और स्टोर्ड सेट पॉइंट डेटा को, दोनों को इंटरप्रेट करता है, दोनों को सामने रखता है। तो जैसे थर्मोस्टेट हो गया या ब्रेन हो गया, अ पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन ऑर्गन। नर्वस सिस्टम का कौन सा पोर्शन? ब्रेन जैसे। ठीक है, एंडोक्रीन ऑर्गन क्या हो गए? ग्लैंड्स। Components of homeostatic systems. Effectors, the structure that bring about change to alter stimulus most body structures, for example muscles और ग्लैंड्स। इफेक्टर कौन से होते हैं? मसल्स या ग्लैंड्स। तो क्या अभी कैसे करते हैं थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ये भी एक और फिगर है, वैसा ही है जैसा आपकी बुक का है, शक्ल वकल ज़रा फ़र्क है, लिखा भी वही है। फीडबैक मैकेनिज्म, नेक्स्ट आर्टिकल इज फीडबैक मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा सुने ज़रा, अल्फाज का हेर फेर है। फीडबैक इज द प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज रिटर्न टू इट्स इनपुट इन ऑर्डर टू रेगुलेट फर्दर आउटपुट। अगर आपको एंजाइम का चैप्टर याद हो तो हम वो फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि कोई भी एक इनिशियल कंपाउंड होता है और वो प्रोडक्ट बना देता है। अब इसमें ये देखें, अब आउटपुट क्या होता है? फीडबैक इनहिबिशन के हिसाब से ही बात करें तो आउटपुट प्रोडक्ट हो गया जो हमने एंजाइम में पढ़ा था। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट है इट इज़, उसका इफेक्ट किधर है? रिटर्न टू इनपुट। फर्ज कर लें ये हमारे पास जो हैं सारा कोई रिएक्शन चल रहा है, ये कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बन रहे हैं इसके दरमियान में। जैसे हमने वो एंजाइम 1 एंजाइम 2 ये वो पढ़ा था, इसके ऊपर एंजाइम 1 काम कर रहा है, इसके ऊपर एंजाइम 2 कर रहा है, इसके ऊपर एंजाइम 3 कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है, ये तो नहीं कि सेल में एक बेतहाशा बनाते जाएं सेल भर जाए। अब प्रोडक्ट एक ख़ास हद तक इकट्ठा हो गया तो इसी प्रोडक्ट ने इस को जाके बताया कि भाई प्रोडक्ट तो बहुत इकट्ठा हो गया और ज़रूरत नहीं है। सो ये सिस्टम सारा शट डाउन हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? आउटपुट है। दिस इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज रिटर्न टू इनपुट। इनपुट इन ऑर्डर टू रेगुलेट फर्दर आउटपुट, और बनाना है या नहीं बनाना। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट करता है, पॉजिटिव फीडबैक एनहांस करता है। नेगेटिव फीडबैक अकर्स व्हेन आउटपुट ऑफ अ सिस्टम एक्ट्स टू अपोज चेंजेस। मैंने अभी आपको बताया है कि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट करता है, तो आउटपुट प्रोडक्ट है और फाइनल चीज़ है, इट इज़ अपोजिंग चेंजेस इन द इनपुट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। आप यही एंजाइम का जैसे मैंने आपको बताया ध्यान में रखें। अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज वन दैट ट्राइज टू कीप द बॉडी constant. A thermostat an example of a negative feedback system. The control of blood sugar glucose by insulin is another good example of negative feedback mechanism. बॉडी में ग्लूकोज आपने खा लिया है, ज़्यादा चीनी वाली कोई चीज़ खाना ज़्यादा खा लिया है, राइस खाया है, तो बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है। बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन पैंक्रियाज रिलीज करेगा। इंसुलिन का काम क्या है? इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? कि वो ग्लूकोज जो है इंसुलिन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन पर इफेक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है, ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द सेल और वहाँ वो यूज़ हो जाता है। और इंसुलिन का दूसरा काम ये है कि वो लिवर सेल को भी एक्टिवेट करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंसॉल्युबल फॉर्म। तो
ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है, चाहे वो सेल ले रहा है, चाहे वो लिवर में स्टोर हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का काम क्या है कि जो रेज ब्लड ग्लूकोज है उसको डाउन ले आया है अपने नॉर्मल पे, कुछ लिवर में स्टोर हो गया और कुछ बॉडी सेल्स ने यूज़ कर लिया। लाइकवाइज ग्लूकागॉन ये भी पैंक्रियाज का है। अगर ब्लड ग्लूकोज उसमें बहुत कम हो, रोज़ा रखा हुआ है आपने, तो जो खाया पिया है वो हजम हो गया है और ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, जो इनसॉल्युबल ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इट कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। वो इनसॉल्युबल है और तो ग्लूकागॉन इसे किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू सॉल्युबल फॉर्म में। दोनों सूरतों में ग्लूकोज का कांस्टेंट लेवल रखना है। इंसुलिन लो करता है और ग्लूकागॉन उसको हाई कर देता है। एक और एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी है, नेगेटिव फीडबैक की। द बॉडी फेस टू सिचुएशंस, टू लिटिल वाटर और टू मच वाटर। तो हमारी बुक में जो है वो टू लिटिल वाटर के हिसाब पे है नेगेटिव फीडबैक का। When the body is deficient in water, hypothalamus stimulates posterior pituitary lobe to release antidiuretic hormone. Hypothalamus detects too little water in blood. ये hypothalamus posterior pituitary को एक्टिवेट करता है टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन चूंकि ब्लड में रिलीज हो रहा है, पूरी बॉडी में घूमता है। टारगेट सेल्स आर किडनीज में it increase what this antidiuretic hormone affects the tubules of kidney, nephrons of kidney for more reabsorption. इवन जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो भी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्योंकि बॉडी में पहले ही पानी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है और कम जो है वो यूरिन बनता है। सो लेस वाटर इज लॉस्ट इन यूरिन, यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड, ब्लड वाटर लेवल रिटर्न्स टू नॉर्मल। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल है, बुक में नहीं है लेकिन बुक में इस तरह से है कि आपकी जो पेज नंबर 25 है उसमें जो नीचे एक ब्लॉक है, स्किल्स इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन, अ फ्लो चार्ट टू शो नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ हार्मोन। हार्मोन एग्जांपल हमारे पास है, स्टिमुलस है जी, बॉडी इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टिमुलस है वो ये है कि जी ठंडा हो गया। इसको किसने महसूस किया है, सेंसरी न्यूरॉन लो टेम्परेचर को फील करते हैं। स्टिमुलस लो टेम्परेचर है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहे हैं टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मौजूद है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स रिलीज थायोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। थायोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी। कौन सी लोब है पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये अब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो हार्मोन ब्लड में शामिल कर दिया है, दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन इसका जो टारगेट साइट है वो थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरोक्सिन। अब इसका मैसेज थायराइड को है, थायरोक्सिन रिलीज करें। थायराइड हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रिलीज होता है और थायरोक्सिन का जो सारी बॉडी को मैसेज है सेल्स के, टू एडजस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाते हैं सेल्स, दे जनरेट मोर ATP एंड हीट, टेम्परेचर एडजस्टेड टू नॉर्मल। अब जब रिस्पॉन्स आ गया, टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया, अब ये नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, जी टेम्परेचर बॉडी का ठीक हो गया है। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस अब इनहिबिट करेगा। अब हाइपोथैलेमस को ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस स्टॉप सिक्रीटिंग TRH नहीं होगा तो TSH नहीं निकलेगा, TSH नहीं निकलेगा तो थायरोक्सिन का जो है सिक्रीशन बंद हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। वी शैल मूव ऑन टू पॉजिटिव फीडबैक. A positive feedback loop occurs when output of a system acts to enhance the changes to input of a system. अब नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट अपोज कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। अब इसमें आउटपुट जो है वो एनहांस कर रहा है, इनपुट को ज़्यादा हो गया। एग्जांपल हमारे पास है ब्लड क्लॉटिंग। व्हेन वी इंजर आवर बॉडी समवेयर, चल उंगली ही कट गई, इफ़ यू कट योर फिंगर, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू रैपिड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इन द इंजर्ड ब्लड वेसल। इंजर्ड ब्लड वेसल, खून निकल रहा है, ठीक है। इंजर्ड एरिया अट्रैक्ट्स प्लेटलेट्स। अब इसमें क्या, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज इनिशिएटेड। Injured area is attracting platelets to adhere to the site
एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स, एक दो काम है। इंजरी की वजह से सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे हैं और एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं। इस केमिकल का काम ये है कि और मज़ीद प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करना है। प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते जाते हैं, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है। ये प्लेटलेट्स इकट्ठे होते जाएंगे और उसको सील कर देंगे, प्लग को सील कर देंगे। सो दिस, और जब प्लग सील हो जाएगा, ये जो प्लेटलेट प्लग है ये बन जाएगा, ज़ख़म सील हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि द ब्लड फ्लो इज़ प्रिवेंटेड। सो व्हेन वी इंजर आवर फिंगर और ब्लड इज़ कमिंग आउट, इट विल अट्रैक्ट, द इंजर्ड साइट विल अट्रैक्ट प्लेटलेट्स। अब ये आउटपुट है, इंजरी की वजह से, स्टिमुलस की वजह से प्लेटलेट्स आए। अब ये थोड़े से प्लेटलेट्स हैं, इन्होंने केमिकल भी साथ सिक्रीट किया, इसका काम ये है कि और प्लेटलेट्स आए, ज़्यादा हो। दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू वेरी मच क्लास। आई होप कि आज का आपको समझ आ गया होगा सारा लेसन। सिंस आई टीच सेकेंड ईयर बी, लेकिन जिस वक्त अब मैं कंप्यूटर के आगे बैठ के आपको पढ़ाती हूँ तो सारी सेकेंड ईयर ए सी बी एक ही मेरे सामने होती हैं, और दैट इज़ सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी वाया योर ओन टीचर, या मेरा भी जिसके पास नंबर है तो शी इज़ फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. I thank you very much. Stay blessed and stay safe.